Hi everyone, this is Khushpreet. वेलकम टू आवर चैनल द ट्यूशन सेंटर। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था। प्रोनाउन क्या है, इसके कौन कौन से टाइप हैं, आगे उन टाइप्स की डेफिनेशन देखी थी। जो प्रोनाउन है वो बहुत ही वाइड टॉपिक है ग्रामर का, बहुत सारे जो और टॉपिक्स हैं उनमें काम आता है। इसके साथ ही ग्रामर में जो प्रोनाउन है इसके जो टाइप हैं उनसे रिलेटेड अलग से टॉपिक होते हैं, तो इसे सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसकी हेल्प से हम प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसमें भी हमें कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि माई माइन इनको लेके कन्फ्यूज़न होती है। इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव और इफेक्टिव प्रोनाउन है उसमें भी कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ रिफ्लेक्सिव आई है या कहाँ पर इफेक्टिव आई है। इसीलिए आज इन सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है इसके ऊपर भी कुछ लोगों को डाउट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन है, इसे वैसे तो निजवाचक बोलते हैं, लेकिन जो हमारी सर्वनाम होती है हिंदी में उसमें इसे बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने जब सर्वनाम पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके आगे 3 भेद होते हैं। उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन उसे बोलेंगे जो काम को कर रहा है, मतलब कि किसी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होगा जिससे बात की जा रही है, मतलब कि बात को कहने वाला जिसको बात कह रहा है वो होगा सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जिस अन्य के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है इंग्लिश में वो होते हैं 2, आई एंड वी। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन होता है यू, एंड थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे। ये होंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से। एनी ने मतलब किसी नाम के बारे में, नाउन के बारे में भी ये डिस्कशन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू यू ही प्ले कबड्डी। आई सेड टू यू ही प्ले कबड्डी। आई मैंने कहा तुमसे वह कबड्डी खेलता है। तो इसमें देखो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो बात कह रहा है। इसके बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो बात को सुन रहा है, इससे बात कही जा रही है। एंड जो ही है वो थर्ड पर्सन है। दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा वह कबड्डी खेलता है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अब इन्हें हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के रूप में, मतलब वचन, कौन सा एक वचन वाला सब्जेक्ट है और कौन सा बहुवचन है, कहाँ बहुवचन वाला यूज होता है। तो सिंगुलर है आई, यू, ही, शी, इट। प्लूरल है वी, यू, दे। अब यू है वो दोनों में लिखा हुआ है, देखिए। तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्यों? क्योंकि तुम जो है वो एक के लिए भी रेफर हो सकता है और एक से अधिक के लिए भी रेफर हो सकता है। तुम जो शब्द है, हम कह देते ना कि तुम क्या कर रहे हो, और हम ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो तुम दोनों के लिए यूज हो सकता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। इसीलिए इसे दोनों में ही लिखा जाता है, दोनों ही माने जाते हैं जू को, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, मतलब एक वचन भी और बहुवचन भी। ये तो हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। इस पे बहुत से लोगों को डाउट रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर तो मैम
माई का यूज़ करें, कहाँ माइन का यूज़ करें, किस तरीके से आते हैं, ये योर्स क्यों लिख देते हैं साथ में। जब हम कॉलम बनाते हैं तो हमेशा देख लेना माई माइन, योर योर्स, अवर अवर्स, इस तरीके से ही लिखा जाएगा। तो बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ये क्यों लिखा जाता है ऐसे। तो इसी को आज हम ट्रिक से देखेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ माई का यूज़ करना है और कहाँ माइन का यूज़ करना है। तो देखिए ये किस तरीके से हैं, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। मतलब देखिए आप, इनके पीछे क्या हो जाता है, माई का माइन हुआ है, लेकिन बाकी सिर्फ हिज को छोड़ के बाकी सभी के पीछे एस का यूज हुआ है। हिज जो है वो दोनों में सेम रहता है। तो किस तरीके से इन्हें यूज करना है वो देखिए, इनकी जब हम डेफिनेशन देखेंगे, इन्हें डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव देखिए, माई योर, यानी कि जब हिंदी में लिखा होगा मेरा, तुम्हारा, उसका, पोजेसिव के बाद कोई नाउन हो, मतलब जब ऐसे लिख दिया यह मेरा घर है, अब मेरा जो है इसके पीछे क्या लिखा है? घर। घर हमने नाउन में पढ़ा है कि कोई भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन होता है, तो घर एक नेमिंग वर्ड है, पर्टिकुलर नाम है, तो इसीलिए ये होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ मेरा के लिए यूज करेंगे माई का। जैसे हमने नीचे देखो, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ यूज हुई है माई। याद रखना कहाँ, जहाँ कहीं मेरा, तुम्हारा, उसका ये लिखा है, इसके बाद नाउन हो तो वहाँ यूज होती है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव प्रोनाउन देखो, जब पोजेसिव अर्थात मेरा, उसका आदि के बाद नाउन ना हो, मतलब जहाँ कहीं पर भी इनके बाद नाउन नहीं लगी है वहाँ आएगी पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि माई जो है वो माइन में चेंज हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, ऊपर पड़ा, इसी के रिलेटेड सेम है सेंटेंस, तो यह घर मेरा है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, लेकिन इसमें देखो आप, जो नाउन है वो रिप्लेस हो गई है, नाउन आगे है, मेरा पीछे लिखा हुआ है, और इसीलिए इसका जो सेंटेंस बना है वो देखिए कैसे लिखा है, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। अब आप कहोगे कि सेंटेंस सेम था फिर भी इसमें चेंज कैसे हुआ? चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं होती है तब हम किसका यूज करते हैं? माइन का। अब इसके और एग्जाम्पल देखिए, शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा है यह कार उसकी है, यह कार उसकी है, नीचे सेंटेंस लिख दिया दिस इज हर कार, ये रॉन्ग है। बनेगा क्या सही? दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हर्स, इस तरीके से बनेगा, ये सही है, ये रॉन्ग है। नीचे देखिए यह मेरा बैग है और वह आपका है। अब देखिए पहले वाले को देखिए, यह मेरा बैग है, मेरा के बाद क्या लगी है? नाउन। बैग जो है एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है, और वह आपका है, वह आपका है, आपका के बाद कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कोई नाउन नहीं है, इसीलिए इसका सेंटेंस देखिए इंग्लिश में कैसे बना है, दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर्स। अब देखिए ध्यान से, पहले वाले में क्या लगाया है? पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया है, और दूसरे में क्या लगा है? पोजेसिव प्रोनाउन लगा है। तो इस तरीके से जहां तो इनके पीछे मेरा, उसका, तुम्हारा, आपका, इनके पीछे नाउन होगी वहां तो यूज होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, हर, अवर, ये। लेकिन यहाँ नाउन नहीं होगी, वहां यूज होंगे योर्स, माइन, हर्स, इट्स, इस तरीके से।
अब ये डिफरेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी रिफ्लेक्सिव एंड इम्पैक्टिक प्रोनाउन। तो कंपैरिजन और डिफरेंट बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्पैक्टिक प्रोनाउन। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही होता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन यही देखी थी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रेफर कर रहा हो वहां आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम लिख दें कि ही कुक फूड हरसेल्फ, तो वहां क्या हो गया, ही कुक्स फूड हिमसेल्फ। तो ही और हिमसेल्फ दोनों एक के लिए ही रेफर हुए हैं, तो वहां आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो नोट करने वाली वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता। मतलब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करोगे। मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होंगे, आगे नहीं लगेंगे सेंटेंस के। दूसरा देखो, यह हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। मतलब हमेशा ये किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। मतलब बीच में या आगे नहीं लगेगा, हमेशा ये सेंटेंस के लगेगा पीछे होगा, मतलब एक सेंटेंस जो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने आप को सजा दी, ही पनिश्ड हिमसेल्फ। तो ही पनिश्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कहाँ आया, पीछे आया, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव जो है और इम्पैक्टिक है तो सेम ही, मतलब उसमें भी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ यही यूज होता है, लेकिन किस तरीके से होता है, क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। तो देखिए इम्पैक्टिक प्रोनाउन, इसका यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। मतलब जस्ट साथ में लग जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट है उसके साथ में ही इम्पैक्टिक प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। अब ये इसका क्या काम है, यह सब्जेक्ट को प्रभावी बनाता है। मतलब ये सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा इफेक्टिव बना देता है, इसीलिए इसे इम्पैक्टिक बोलते हैं। इम्पैक्टिक का मतलब ही ये होता है दृढ़। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, वह स्वयं ही भोजन बनाता है, वह स्वयं ही भोजन बनाता है, ही लग गया ना। तो देखिए शी हरसेल्फ कुक्स फूड, वह स्वयं ही भोजन बनाती है, ही। अब देखिए शी के जस्ट बाद क्या लगा है, हरसेल्फ। अब हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्सिव जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और कहाँ लगा था, देखिए पीछे लगा था, यहाँ लगा था हिमसेल्फ। लेकिन शी हरसेल्फ कुक्स फूड, यहाँ जस्ट किसके बाद लगा है, सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, जहाँ जिसे इम्पैक्टिक प्रोनाउन बोलते हैं, वो यूज हुई है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा वो तो होगा इम्पैक्टिक प्रोनाउन, और जो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो मैंने आपको एक चीज अभी मैंने बताई कि सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा, तो जैसे अब मैंने देखो यहाँ पे सेंटेंस लिख रखे हैं, माई सेल्फ इज किरण। ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होगा। यूज कैसे होगा, आई एम किरण। तो आई एम किरण जो है वो सही सेंटेंस है, ना कि माई सेल्फ इज किरण। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें माई सेल्फ सा इट, ये भी रॉन्ग है। इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आई सा इट, या फिर इसे इस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, आई माई सेल्फ सा इट। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन माई सेल्फ को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना रॉन्ग है, क्योंकि इम्पैक्टिक बन सकता है अगर सब्जेक्ट को आगे लगा दें। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल आप क्लियर कर लो, रिफ्लेक्सिव जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, इम्पैक्टिक जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन कभी भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में यही था, लेकिन आपको करने के लिए मैंने इसमें एक एक्सरसाइज दी है।
एक्सरसाइज को करके देखना। पहले में आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, मतलब इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव और इम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसमें करके देखना कि कौन सी रिफ्लेक्सिव है और कौन सी इम्पैथेटिक है। एंड जो लास्ट है इसे ट्रांसलेट करके देखना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसका यूज़ होगा और कहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है इसमें प्रोनाउन जो है इसको डिटेल से सीखने का, थोड़ा अच्छे से डिटेल से इसको सीखा होगा आपने प्रोनाउन को। नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी प्रोनाउन पे बनाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस पे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। जो 10th क्लास है इसके सिलेबस में है, 8th क्लास के सिलेबस में भी है। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल से रिलेटिव प्रोनाउंस पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज को ज़रूर करके देखना ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ आए, क्योंकि जब भी कभी हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसकी बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत ही क्लियर हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। Thank you for watching this video.